तो अभी तक हम पढ़ लियो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जो कर लियो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत से टैक्स वसूलेगी। तो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से सवाल फिक्स है, आना ही आना है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्या? ईआईसी की भू राजस्व नीति। ध्यान से सुनना, मिक्स होने वाला टॉपिक है, लेकिन अपन अच्छा सा पढ़ लें इसको बढ़िया से, चिंता नहीं करना। तो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति? ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति को अपन दो पार्ट में बांट लेंगे। कैसे सर? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति में हम लोग देखेंगे कि एक तो पृष्ठभूमि, एक तो पढ़ेंगे हम भू राजस्व नीति की पृष्ठभूमि, दूसरा पढ़ेंगे कि भू राजस्व नीति कितने प्रकार की थी, है ना। तो भू राजस्व नीति कितने प्रकार की थी? तो सबसे पहले पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, भू राजस्व नीति का पहला पार्ट। तो पृष्ठभूमि में क्या पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का उद्देश्य क्या है। तो उनके दो उद्देश्य थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना और व्यापारिक फसलें उपजाना। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कपास, नील जैसी। तो ईआईसी की भू राजस्व नीति के उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय लोगों से टैक्स वसूलना और व्यापारिक फसलें उपजाना। इसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापारिक फसल बोने से खाद्यान्न फसलों का एरिया कम होगा, तो भारत में भूखमरी अकाल की स्थिति पैदा हो गई और अकाल पड़ने लगे। किसानों पर ऋणग्रस्तता बढ़ गई, भूमि बंजर हो गई, किसान लगान नहीं दे पाते थे, तो भूमि को बेच देते थे, नीलाम कर देते थे वो जमींदार, ठीक है ना। तो इसका परिणाम ये हुआ कि किसान ऋणग्रस्तता बढ़ गई, भारत में अकाल और भूखमरी पैदा हो गई और किसानों की भूमि नीलाम हो गई, मतलब किसान भूमिहीन हो गए। तो ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व नीति का ये प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इनकी भू राजस्व नीति का उद्देश्य क्या है? भू राजस्व नीति का उद्देश्य, ईआईसी की भू राजस्व नीति का उद्देश्य क्या है? एक तो अधिकाधिक क्या वसूलना, अधिकाधिक कर वसूलना, प्लस व्यापारिक फसल उपजाना, व्यापारिक फसल उपजाना। अब इससे क्या उद्देश्य ये थे, परिणाम क्या हुआ? परिणाम पता है ना आपको क्या होगा भाई? अधिकाधिक व्यापारिक फसल उपजाएंगे, खाद्यान्न फसल कम हो जाएगी, भारत में भूखमरी काल की स्थिति पैदा हो जाएगी, किसान गरीब हो जाएंगे, टैक्स नहीं चुका पाएंगे, तो जमींदार जो टैक्स लेने वाला था ना, वो भूमि को नीलाम कर देगा। तो भारत में क्या हुई? हाँ, किसान, पहले तो किसान की बात करते हैं। किसानों पर ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता को मतलब कर्जदार हो गया। कर्जदार हो गए तो किसान क्या हो जाएंगे? किसान हो गए भूमिहीन। भूमिहीन मतलब भूमि नहीं रही उनके पास। और क्या हुआ गुरुजी? भारत में भूखमरी और अकाल पड़ने लग गए। अब तुम कहोगे गुरुजी पूर्व में कैसा मामला था? पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पूर्व में क्या था? भारत एक कृषि प्रधान देश था और हम आत्मनिर्भर थे, कहीं किसी को कोई समस्या ही नहीं थी, खूब खाद्यान्न फसलें होती थी और छोटे मोटे उद्योग धंधे थे। तो पूर्व में भारत क्या है? पूर्व में भारत कृषि प्रधान तो देश था ही था, आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन गांव क्या थे? आत्मनिर्भर, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की नीति की वजह से ये सारी समस्या पैदा हो गई। अब आप कहोगे सर अंग्रेजों ने भारत में जो किस टाइप से वो वसूलते थे टैक्स, तो उनका टैक्स वसूलने का तीन प्रणाली है, तीनों ही खराब है। कौन कौन सी है? मैप से समझो। यहां है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और उसके आसपास स्थायी बंदोबस्त, ये बंबई और ये मद्रास। बंबई और मद्रास के अंदर थी रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी। और इस इलाके में थी महालवाड़ी। तो आपको रटा नहीं मारना कि कौन से क्षेत्र में, मैप से बढ़िया याद हो जाएगा। देखिए, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और आसपास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी। पश्चिम उत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिम जो भारत है, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, उत्तरी राजस्थान, इसमें कौन सी थी? माहलवाड़ी। ये तीनों ही टैक्स के लिए हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तीनों ही व्यवस्था थी टैक्स वसूलने की, जो प्रणालियां तीनों ही खराब थी, तीनों किसानों का क्या हुआ? शोषण हुआ। सर क्या फर्क है? तो आज हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अपना क्या है। ध्यान से सुनना इस बात को, यहां से फिक्स आपका सवाल आता है। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति कितने प्रकार की? 3 टाइप की, बताओ। पहली कौन सी है? स्थायी बंदोबस्त। ध्यान से सुनना, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी दूसरी आपको बताई थी कौन सी वाड़ी? रैयतवाड़ी। कौन सी थी? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट है गुरुजी महालवाड़ी। पहले तो थोड़ा थोड़ा मतलब समझो ना। महालवाड़ी पहली है नहीं, पहली कद स्टार्ट हुई? 1790। ये है 1792, ये 1833। 1790, 92, 1833। दूसरी बात याद रखनी है, स्थायी बंदोबस्त है ना, इनका बहुत सारा नाम है। बाकी यहाँ दो का कोई नाम को नहीं, स्थायी बंदोबस्त का बहुत सारा नाम है। के इन और के क्या स्थायी बंदोबस्त ने? माल गुजारी, इजारेदारी, ठेकेदारी, जागीरदारी, इस्तमरारी, विश्वेदारी, ये सारा नाम। हो सके थे कोई किताब पढ़ो भी मैं 5 या 2-3 नाम दे सारा, मैं सारा नाम था ना बताया। तो ध्यान रखना इसके क्या क्या नाम है। देखिए गुरुजी को नाम है माल गुजारी, माल गुजारी, इजारेदारी, इजारेदारी तो गुरुजी ठेकेदारी ने कहा, हाँ ठेकेदारी तो है, ठेकेदारी, इस्तमरारी, माल गुजारी, माल गुजारी लिख दिया। जागीरदारी भी कहवाई ने और जमींदारी भी कहवाई, विश्वेदारी, ये सारा उपनाम याद रखना है। देखो क्या कहवे? माल एक तरीके को ठेको छोड़ता, सिंपल सी बात याद रखो। क्या छोड़ता? ठेको छोड़ता। इजारेदारी का मतलब क्या हो गया? इजारेदारी मतलब ठेकेदारी। तो माल गुजारी, इस्तमरारी, जमींदारी, जागीरदारी और विश्वेदारी, ये सारे इसके क्या है? उपनाम है। क्लियर है? इनका कई बार बार पूछेंगे उपनाम, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? अंग कोई उपनाम है क्या? अंग कोई उपनाम को नहीं। अब मैं बता रहा हूं प्रवर्तक। क्या? प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब इंप्लीमेंट करने वाला। तो सबके दो दो नाम याद रखने। स्थायी बंदोबस्त एक टाइप को ठेकेदार, यहां पर लिखांगा सारी बात। स्थायी बंदोबस्त जिसका प्रवर्तक है वह दो याद रख लियो। कौन? जॉन सोर और कार्नवालिस। तो लिख रहा हूं मैं सोर प्लस कार्नवालिस। कौन है? सोर प्लस कार्नवालिस। सोर घटे हुए कान में, सोर क्यों सुनो जे? कान में। तो याद रखना सोर और कार्नवालिस, सोर और कार्नवालिस। गुरुजी अंगो प्रवर्तक कौन है? इधर देख लो, इसका प्रवर्तक कौन है? इसका प्रवर्तक देखिए रेतवाड़ी है ना, रे को पकड़ लो। रे से रेतवाड़ी, रे से रिड और मुनरो। तो रिड प्लस मुनरो, रिड प्लस मुनरो। ये महालवाड़ी, महाल है ना, महाल। होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। तो इसका प्रवर्तक कौन है? होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी और क्या है? मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड। तो आप मैकेंजी और बर्ड याद रख लो, मैकेंजी और बर्ड। क्लियर है? इधर देखो ये कौन कौन से एरिया में था। इधर देखो एरिया,
कौन से एरिया में था? तो बंगाल, बंगाल को मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्लस बनारस और उत्तरी कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक में भी थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक। गुरुजी रेतवाड़ी का कौन सा एरिया है? मद्रास और बंबई। अरे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी ना, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये वाला कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी भारत। उत्तरी पश्चिमी भारत का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा। अपन पंजाब और गंगा यमुना दोआब लिख देते हैं ना, उसमें हरियाणा शामिल है। गंगा यमुना, ये गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। दोआब दो नदियों के बीच की भूमि। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने क्षेत्र के नाम बताए हैं, यदि पूरे भारत का परसेंटेज के बाद से यदि एरिया देखा भी कितना प्रतिशत पर तीनों है, कितना कितना प्रतिशत हो, तो आप याद रखना परसेंटेज के हिसाब से याद रखें। तो मैं क्षेत्र लिख रहा हूं, ये पूरे भारत के 19% क्षेत्र पर, 19 पे कौन थी? स्थायी बंदोबस्त। गुरुजी इसका क्षेत्र कितना है? 51। और ये इसका क्षेत्र कितना है 30। अरे 30 बच गया तो 19 और 51 70, 70 और 30 तो सब ज्यादा किशोरी कवर करो रेतवाड़ी। ठीक है, रेतवाड़ी। अब सर इसमें होता क्या था? किसमें? इसमें, हाँ स्थायी बंदोबस्त में। अब वापस चलो, स्थायी बंदोबस्त में क्या हो तो अब समझो। स्थायी बंदोबस्त में क्या हो तो कि बे ठेको छोड़ता अंग्रेज, बोले 5 दिन बाद में 100 गावांगो ठेको छूटेगो। तो बे कहता बे टैक्स वसूलना उड़ जाता, अपने भारतीय जानता, अंग्रेज थोड़ी टैक्स लिया सीखे, मैं तो ठेको छोड़ांगा। ठीक है, तो जहाँ बोराल कहो कि मैं साहब 1000 बोरी लिया दूंगा, अंग्रेजें कहो कि पहला सुन लो हमारी बात, आपनो परसेंटेज सिस्टम है, थे कितो भी लियाओगा तो मारो है 10/11 और ठेकेदार जो ठेको लेवेगो टैक्स को बिंगो परसेंटेज है 1/11। मतलब जितो ज्यादा जो जमींदार है, जमींदार का मतलब होता है टैक्स वसूलने वाला, वो भारतीय लोग थे, जितो ज्यादा टैक्स वसूल गया किसानों को माने लिया देसी, तो बिंगो परसेंटेज बढ़ जिस। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि लोग ऊंची ऊंची बोली लगाते थे, एक ने क्यों मैं 1000 बोरी लिया दूंगा, पण क्यों मैं 1500 बोरी लिया दूंगा, एक जने क्यों 2000 बोरी लिया दूंगा। तो बोली क्या लागती? ऊंची ऊंची बोली क्यों लागती? क्योंकि टैक्स लेने वाले का भी तो परसेंटेज बढ़ता जाएगा ना, एक तो 100 रुपए लाएगा तो उसको 11 रुपए मिलेंगे, एक 200 लाए तो 22 रुपया, तो ऊंची बोली लगती थी। ऊंची बोली लगने, अच्छा फिर वो फ्री हैंड थे, अंग्रेज उनको अधिकार दे दिया, बोले तुम्हें इतना लाना है और तुम्हारे पास सारे अधिकार है, भूमि किसानों की नहीं है, भूमि जमींदार की है। यदि किसान टैक्स नहीं दे पाता है ना समय पर, तो तुम उसकी भूमि क्या कर देना? नीलाम कर देना। अब बताओ इसमें वो जमींदार किसानों का ज्यादा शोषण करेगा कि नहीं करेगा? उसका बहुत शोषण करेगा। तो वो जो जमींदार थे, भारतीय लोग थे, किसानों से टैक्स वसूल के लाते थे। अब उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिला। क्या? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आय निश्चित हो गई, ठेको छूट गई मतलब आय की हो गई निश्चित, वो किसान निचोड़ के लिए से आय फिक्स हो गई। दूसरा, जगह जमींदार भारतीय लोग अब अंग्रेजा कॉन्टेक्ट में अब वहां चमचा बन गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वफादार क्या मिल गया? वर्ग मिल गया, वफादार मिल। हानि क्या हुई? किसान भूमिहीन ऋणग्रस्त हो गए। ठीक है, क्योंकि किसानों की जमीनें चली जाती थी, यदि वो नहीं दे पाते थे तो उसमें नियम था सनसेट लॉ, सनसेट सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या? पहले घड़ी ये थोड़ी होता था सूर्यास्त, है ना, कि यदि वो तारीख फिक्स कर दें तो कि इन तारीख को सूरज छिपणों पहला पहला, सूरज अस्त होने पहला पहला यदि आपने टैक्स जमा करा दिया तो ठीक है, अन्यथा वो जमींदार क्या करेगा? भूमि नीलाम कर देगा। इससे किसानों का बहुत शोषण हुआ। हमारे राजा राम मोहन राय, रमेश चंद्र दत्त की टैक्स प्रणाली है, बिंगो समर्थन करें। ठीक है, याद रहे जैसी। तो अब बात मैं बताऊं था ने, ये स्थायी बंदोबस्त की है। ठीक है, ये देखो, तो इसमें क्या होता था? इसमें परसेंटेज सिस्टम होता था, ईआईसी और जमींदार।
जमींदार कौन होतो? ठेकेदार जो टैक्स वसूलतो। आंगो के सिस्टम होतो बराबर। ईआईसी का तो कितना था 10/11 और इसका कितना हो जाएगा 1/11 जोड़ेंगे 11/11 11 से 11 कट गया मतलब 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम मैं लिख रहा हूं लाभ। लाभ किसको हुआ? ईआईसी को। सर क्या लाभ हुआ? ईआईसी की एक तो आय क्या हो गई? आय फिक्स। और एक उसको क्या मिल गया? वफादार वर्ग। वफादार वर्ग कौन सा? जमींदार। ठीक है। हानि क्या हुई? हानि किसान। किसान ऋणग्रस्त, भूमिहीन। और इसमें कानून चलता था कौन सा? सनसेट लॉ। सनसेट लॉ मतलब सूर्यास्त कानून। टैक्स सूर्यास्त तक जमा करा जाए ठीक है, अन्यथा वो क्या कर देंगे? भूमि नीलाम कर देंगे। सर इसका समर्थन किया है, नीचे स्पेस नहीं है ऊपर लिख रहा हूं, इसका समर्थन किसने किया है? समर्थन किसने किया है? बोलो। राजा राम मोहन राय। आर ने समर्थन किया है। मैं लिख रहा हूं ट्रिक आर। राजा राम मोहन राय और रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त किसने समर्थन किया? आर। राजा राम मोहन राय, रमेश चंद्र दत्त। ध्यान से सुनना। अब आ जाओ किसमें? रेतवाड़ी। रेतवाड़ी रिड और मुनरो 1792 में मद्रास के 12 में एलसी स्टार्ट किया था। रिड और मुनरो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसमें एरिया आता था कितना? 51%। इसको समझो क्या मामला है। रेतवाड़ी। रेतवाड़ी का मतलब क्या है? रेत बोलते हैं किसानों को। रेत क्या बोलते हैं? किसानों को। तो इस पद्धति में वो किसानों से डायरेक्ट संपर्क करते थे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, डायरेक्ट संपर्क करते थे। अच्छा है डायरेक्ट संपर्क कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? टैक्स बहुत लेते थे वो। टैक्स कितना लेते थे? 1/2। 1/2। यहां तो ठेका चलता था, इसमें तो ठेका चलता था। और इसमें रेतवाड़ी का मतलब उन्होंने रेत किसानों से सीधा संपर्क किया, लेकिन टैक्स बहुत लेते थे। कितना? 1/2। इससे भी किसानों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो मैं लिख रहा हूं, ये देखो। रेत का मतलब क्या होता है? रेत का मतलब होता है किसान। तो उन्होंने किसानों से सीधा संपर्क किया। मैं सीधा संपर्क किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसका जो टैक्स था वो था 1/2। कर क्या था? ज्यादा था। क्लियर हो गया? वापस देखो। अब तीसरी वाड़ी कौन सी? मालवाड़ी। मालवाड़ी होल्ट मैकेंजी मार्टिन बर्ड, है ना? कब? उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, गंगा यमुना दोआब में। और क्या था? 1833 में स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान से सुनो। रेतवाड़ी में जहां रेत का मतलब किसान होता है, मालवाड़ी में महाल का अर्थ क्या होता है? महाल। महाल का मतलब है गांव। महाल का मतलब क्या है? गांव। महाल गांव। अठे पूरे गांव को टैक्स लेता। ठीक है। अब गांव को टैक्स लेता, इनमें भी प्रॉब्लम है। इसका भी टैक्स ज्यादा था। स्टार्टिंग में था 1/3, आगे चलकर 2/3 हो गया। सॉरी 1/2। 1/2 था, 1/2 से 2/3 हो गया। और गांव में एक व्यक्ति ने फिक्स कर देता, बोले तन्ने पूरे गांव को टैक्स तेरे घर कलेक्शन कर ले, फिर मैंने पहुंचा दी। बिन बोलता लंबरदार। तो टैक्स कलेक्शन करने वाला मालवाड़ी में क्या होता था? लंबरदार। तो याद रखना गुरुजी, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे? इसमें क्या होगा? इसमें महाल का मतलब क्या होता है? गांव। महाल का मतलब क्या है? गांव। ठीक है। और पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था। और कर वसूलने वाला होता था ना, वसूलने वाला, उसको क्या बोलते थे? बोलो। लंबरदार। क्या बोलते थे? लंबरदार। इसमें भी कर ज्यादा था। पहले 1/2, फिर क्या हो गया? 2/3। इससे भी किसानों को क्या हुआ? शोषण। कुल मिला के तीनों पद्धतियों में किसानों का क्या हुआ? शोषण हुआ। समझ में आ गई बात? अब है ना, पता है प्रॉब्लम क्या है? ये इतना ही है बात। तो अब होता क्या है कि आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि मालवाड़ी के तहत कितना क्षेत्र आता था, इसके तहत कितना था, इसके तहत कितना था। या तो परसेंटेज पूछ लेते हैं या क्षेत्र का नाम पूछ लेते हैं, या इसका प्रवर्तक पूछ लेते हैं।
तो क्योंकि तुम तो सब पढ़ के ही गए हो, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि साला सब पढ़ा हुआ है ना। यही हो सकता है, क्योंकि पढ़े तो सारे वे सेंधा सेंधा सारे लाग से, क्योंकि 6 आदमी पढ़े, गलत हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ मांग रहा है, एग्जाम वाला मांग रहा है कि आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन चीजें होती है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स में से ही लिखा हुआ है, ठीक है, सारी बातें लिखी हुई है। तो ये देखो, याद रह जाएगा। वापस आओ, स्थायी बंदोबस्त नहीं, इधर देखो क्या देखना है। अंग्रेजों की भूराजस्व नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पे कब्जा कर लिया, काफी बड़ा भूभा कब्जा कर लिया, फिर वो भारत से टैक्स वसूलेंगे, उसको बोलेंगे भूराजस्व नीति। दो पार्ट है, पृष्ठभूमि और प्रकार। पृष्ठभूमि क्या है, उद्देश्य है। अच्छा, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व में हमारा देश कृषि प्रधान देश था और सारे गांव वाँव सब आत्मनिर्भर थे, कोई जरूरत नहीं थी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों की भूराजस्व नीति का उद्देश्य क्या था, अधिकाधिक क्या करना, टैक्स वसूलना ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, व्यापारिक फसल उपजवाना। परिणाम क्या हुआ, किसान ऋणग्रस्त हो गए, भूमिहीन हो गए, भारत में भूखमरी अकाल की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि व्यापारिक फसल बोने से भूमि बंजर हो जाती है ना, और खाद्यान्न फसलों के एरिया कम हो जाते हैं, तो खाने की फसल नहीं हुई तो भूखमरी काल की स्थिति पैदा हो गई। सर कितने इसमें क्या, कितनी प्रणालियां, 3। बंगाल स्थायी बंदोबस्त, मद्रास समय रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ठीक है। अब देखो, अब देखो तुलनात्मक अध्ययन, 3 हो गई। स्थायी बंदोबस्त 1790, रेतवाड़ी 92, ये 1833। तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके बाद इन दोनों के कोई उपनाम नहीं, इनके बहुत सारे उपनाम है। क्या, मालगुजारी, बिस्वेदारी, इस्तमरारी, इजारेदारी, ठेकेदारी, जमींदारी, जागीरदारी, ठीक है। इंग पर्वत गुण है, सौर और कार्नवालिस, रेतवाड़ी रे, रिड और मुनरो, होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड किसके है, मालवाड़ी के। सर ये कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम लिखना है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ये बंबई, मद्रास, प्रेसिडेंट और मालवाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, गंगा यमुना दोआब। इसमें कितना एरिया आ रहा है, 19%, सेकेंड में 51 और इसमें 30, ठीक है। फिर इसमें टैक्स के ठेको छोड़ता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ठेको लेना और जमींदार हो तो वो फिक्स उन तो कि दो 10/11 अनुपात 1/11। इसका क्या परिणाम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ कि आय फिक्स हो गई, और क्या हुआ, वफादार वर्ग मिल गया। नुकसान क्या हुआ, किसान भूमिहीन ऋणग्रस्त हो गए। सनसेट लो है, सनसेट का मतलब सूर्यास्त कानून, यदि सूर्यास्त से पहले वो जमा नहीं कराया कौन सा टैक्स, तो जमींदार किसानों को भूमि नीलाम कर देता था। दूसरी रेतवाड़ी में क्या है सर, रेत का मतलब होता है किसानों ने किसानों से डायरेक्ट संपर्क साधा, लेकिन यहाँ टैक्स ज्यादा था, कितना, 1/2। फिर है मालवाड़ी, माल का मतलब क्या है, गाँव। यहाँ गाँव, पूरे गाँव से टैक्स लेते थे, और गांव का समूह से भी लेते थे। तो गांव पे पूरा टैक्स, तो और गांव टैक्स में वसूलने वाला क्या होता था, लंबरदार, ठीक है। और इसमें भी टैक्स ज्यादा था, 1/2 था, फिर 2/3 हो गया। कुल मिला के सभी तीनों में क्या हुआ, शोषण। RR, राजा राममोहन राय और रमेश चंद्र दत्त बंगाल के हैं, तो बंगाल की बात करेंगे, तो स्थायी बंदोबस्त का वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। आज भी आप देखा, पंजाब हरियाणा में आप देखा गाँव में लंबरदार रहे, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है उस टाइम से, है, क्योंकि टैक्स वसूलता था वो। तो गांव के लोग क्या कहते हैं उसे, क्या वो लंबरदार है, वो लंबरदार को घर है, ठीक है। तो ये उस समय से चला आ रहा है, अब तो नहीं वसूलते, उस समय की बात है, समझ के बात। तो थाना इति बात याद रखनी है, याद रहे जी, बस तो ठीक है। इसको ना एक बार लिख लेना आप, बिना लिखे याद नहीं होगा, दिमाग से स्किप हो जाएगा, इसको आराम से लिख लो।